हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है योग्य भारत प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग यहाँ पर आज क्या करेंगे, देखिए हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत दिन से जो है मैसेज आ रहे थे कि सर हिस्ट्री कब पढ़ेंगे, हिस्ट्री कब पढ़ेंगे। तो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, इस वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि अब आपको जल्दी से जल्दी ये जो है हिस्ट्री के वीडियोस भी योग्य भारत प्लेटफॉर्म से मिल सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो टॉपिक पे आते हैं। और जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तो इतिहास या हिस्ट्री, पहली बात तो देखिए क्या है कि एक तो भारत की हिस्ट्री, इंडिया का, है ना, और एक जो है विश्व विश्व इतिहास जो है, ये दो इतिहास हमको पढ़ने पड़ते हैं। जो मेन हमारे जो हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दो जगहों से आते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये वर्ल्ड वाला जो है ये इतिहास नहीं पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, भारत। और भारत के भी इतिहास को क्या है कि तीन वर्गों में बांटा गया है। और ये तीन वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि अभी जो है प्राचीन और मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और फिर वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो अभी ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जब यूरोपियन कंपनियाँ भारत में आती हैं तब से इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोगों को पहले यही जानना है कि भाई यूरोपियन जो कंपनियाँ इंडिया में आईं वो कैसे आईं, उसकी वजह क्या क्या है, वो सारी बातें हम लोग इस फर्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने नोट डाउन कर दिया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार होता था उसके बारे में, व्यापार के मार्ग जो थे वो कौन कौन से थे, कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल की स्थिति क्या थी, आज क्या है, उस्मानिया सल्तनत और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा, और स्पेन व पुर्तगाल की जो स्थिति थी उस टाइम पर क्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात कहाँ से है, तो पहले देखिए क्या है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और अगर जो आप बहुत पुराने समय में जाएं, अगर जो प्राचीन भारत के इतिहास में आप जाएं, तो आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, या हड़प्पा सभ्यता। तो जब हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ पर थी, उस टाइम पर भी क्या हुआ है कि इंडिया से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैप में ये अरब जो है ना, अरब कंट्रीज़, अरब के देश, यहाँ पर एक मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर इंडिया से मिली हैं। इंडिया की जो मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं, अरब कंट्रीज़ या मेसोपोटामिया सभ्यता में मिली हैं। तो इसका मतलब बहुत प्राचीन काल से हमारे जो व्यापार है, हमारा व्यापार इंडिया का और अरब देशों का चलता था। अब अगर जो इंडिया का सामान अरब देशों तक जाएगा तो फिर आगे भूमध्य सागर को पार करके वो यूरोप भी पहुंचाया जाता था। इसका मतलब भारत और जो यूरोप है वो प्राचीन काल से व्यापार करते रहे हैं। ठीक है, तो भारत और जो यूरोप है, या यूरोप में उस टाइम पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको हम बोलते थे रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में जो व्यापार है ये बहुत पहले से, प्राचीन काल से स्थापित है और ये चलता आ रहा था। पहली बात तो व्यापार की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर जो व्यापार होता था वो क्यों होता था। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है क्योंकि जो
यूरोप है ना, यूरोप में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मांस, मछली, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा खाई जाती हैं। इनकी दैनिक जो जीवन है ये इस पर डिपेंडेंट है। अब ये जो मांस मछली हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की ज़रूरत थी, और वो मसाले यूरोप में पाए नहीं जाते थे। अब अगर जो वहाँ पर नहीं पाए जाते थे तो उन्होंने क्या किया, दूसरे देश जहाँ पर ये मसाले पाए जाते थे वहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया, और हमारे यहाँ से काली मिर्च है, मसाले हैं, ये सब ले जाके यूरोप में व्यापारी वहाँ पर बेचते थे। तो इस वजह से हमारा जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार है, वो यूरोप से चलता आ रहा था। ठीक है, अभी दूसरे कारण भी जानेंगे लेकिन वो थोड़ी सी देर में। तो रोमन और भारत साम्राज्य के बीच में व्यापार चला आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब रोमन जो साम्राज्य है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रोमन साम्राज्य, अब देखिए ये जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य को दो भागों रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। पहला जो था उसको बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और दूसरे को हम लोग बोलते थे पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, रोम। ठीक है, और पश्चिमी रोमन जो साम्राज्य है इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये राजधानी थी पश्चिमी रोमन साम्राज्य की। अब ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है इसका एक दूसरा नाम भी था, और वो कौन सा था, वो था, इसको बोलते थे बैजंतिया साम्राज्य। तो चाहे बैजंतिया साम्राज्य कहा जाए चाहे पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाए, बात एक है। और इसकी जो राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल, पूर्वी रोमन साम्राज्य की रोम। और रोम जो है आज कहाँ पर पड़ता है, इटली में पड़ता है, अगर जो आज के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ से हमारा व्यापार चल रहा था। ठीक है, रोमन साम्राज्य, जब भी रोमन साम्राज्य क्योंकि वहाँ पर स्ट्रांग था और यहाँ पर इंडिया था, और बिना रोक टोक के व्यापार में जो है वो व्यापार हमारा और रोमन साम्राज्य का चला आ रहा था। अब जो ये व्यापार चल रहा था तो व्यापार के जो मार्ग थे वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देखिए, अगर जो आप इंडिया से और यहाँ यूरोप जाना चाहें तो आप कैसे जाएंगे, तो एक तो ये मार्ग हो सकता है भारत, और भारत से आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएं, अफ़गानिस्तान से ईरान जाएं, ईरान से इराक जाएं, इराक से टर्की जाएं, और तुर्की से फिर बाद में कहाँ पर पहुँच जाएं, कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कुस्तुनतुनिया और कॉन्स्टेंटिनोपल ये एक ही हैं, और इसका प्रेजेंट डे पर जो नाम है, अभी जो नाम है ना, वो कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्तांबुल। तो ये तीनों नाम एक हैं, अभी इसकी भी हिस्ट्री में बताऊंगा। तो आप ऐसे करके यहाँ पर निकले, कुस्तुनतुनिया पहुँचे, और कुस्तुनतुनिया पहुँच के बाकी ये जो माल है ये इटली पहुँचाया जाता था, और इटली से फिर बाकी के जो यूरोप के देश थे वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था। तो एक तो ये मार्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, जो व्यापार के जो मार्ग हैं, व्यापार के मार्ग। तो व्यापार का जो मार्ग है एक वाला तो कौन सा है, स्थल मार्ग है ना। और स्थल मार्ग में मैं यहाँ पर रूट बनाए दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो कि ये ऐसे गए आप, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आप पहुँच गए। ठीक है, ये फर्स्ट जो है ये मार्ग है पहला। ठीक है, दूसरा देखिए क्या था कि जल मार्ग था, जल मार्ग। और जल मार्ग में कैसे, तो अभी अगर जो अभी भी आप निकलना चाहें तो कैसे जाएंगे, तो भारत से आप निकलेंगे, और भारत से निकलेंगे हिंद महासागर में आएंगे। हिंद महासागर के बाद जो अरब है, सऊदी अरब जो कंट्री है और इराक है, उसके बीच में खाड़ी पड़ती है जिसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं। तो हिंद महासागर, हिंद महासागर से फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से इराक, इराक से कहाँ पर,
टर्की या तुर्की, और तुर्की से फिर कहाँ पर माल पहुँचाना पड़ेगा, कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया के बाद आप बाकी के यूरोपियन देशों को माल पहुँचा सकते हैं। तो सेकंड वाला जो मार्ग हो गया फारस की खाड़ी वाला, ये मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी वाला ये जो मार्ग है ये चलता था। ठीक है, तीसरा कौन सा मार्ग हो सकता है, तो तीसरा देखिए क्या है कि आप भारत से आएँ और भारत से हिंद महासागर में आएँ, हिंद महासागर से जो अफ्रीका है और सऊदी अरब है इसके बीच में जो ये पानी है इसको बोलते हैं लाल सागर या रेड सी। तो आप रेड सी में आए, और रेड सी में आने के बाद आप यहाँ पर अभी तो देखिए यहाँ पर एक नहर बना दी गई है, स्वेज नहर, लेकिन ये पहले नहीं होती थी। इजिप्ट या मिस्र के पास में अभी क्या है, स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर से होके भूमध्य सागर में निकलते हुए और आप यूरोप पहुँच जाएंगे, लेकिन पहले स्वेज नहर नहीं थी। तो इंडिया से हिंद महासागर, हिंद महासागर से कहाँ पर, लाल सागर, लाल सागर से इजिप्ट, और इजिप्ट से होते हुए फिर भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद कहाँ पर, इटली, और इटली पहुँचने के बाद ये जो है बाकी के यूरोपियन देशों को माल पहुँचा दिया जाता था। तो दूसरा हम ये लिख लेते हैं लाल सागर वाला जो मार्ग था। ये तीन मार्ग जो है भारत और यूरोप के बीच में पाए जाते थे। ये जो लाल सागर वाला जो मार्ग है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। क्यों नहीं प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर में जो है कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो कोहरे की वजह से ये वाला मार्ग प्रचलित नहीं था। तो फिर बचे दो मार्ग, एक तो फारस की खाड़ी वाला और एक स्थलखंड वाला। हालांकि जब स्थलखंड से हम लोग जाते थे, स्थल होते हुए ऐसे जाते थे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे थे, उन दर्रों को पार करके हमको जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे मार्ग हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो मार्ग प्रचलित थे वो एक तो स्थल वाला मार्ग प्रचलित था, और जल वाले में से कौन सा, फारस की खाड़ी वाला मार्ग प्रचलित था। यहाँ से हमारा जो है भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ में होता रहता था। और उस टाइम पर जो ये इजिप्ट है, इजिप्ट में यहाँ पर एक शहर था अलेक्जेंड्रिया, तो मेनली जो है सामान अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया जाता था। और ये जो अलेक्जेंड्रिया है, सिकंदर का आपने नाम सुना होगा, तो सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया जो शहर है ये बसाया था लगभग 331 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया जाता था, और अलेक्जेंड्रिया से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद कहाँ पर, इटली में। और इटली में उस टाइम पर दो फेमस शहर थे, और एक था वेनिस और एक था जिनेवा। तो वेनिस जो है वो तो आज भी कहाँ पर है, इटली में ही है, लेकिन जिनेवा जो है अभी स्विट्ज़रलैंड में है। तो लेकिन पहले रोमन साम्राज्य में ही सारा कुछ आता था, तो यहाँ से भूमध्य सागर के बाद कहाँ पर पहुँचाया जाता था सामान, वेनिस और कौन सा मैंने बताया, जिनेवा, दो। ठीक है, तो यहाँ से ही फिर बाकी जो है यूरोप के कंट्री को सामान भेज दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में, जब 1453 ईस्वी आई, तब कुछ ऐसा हो गया कि ये जो मार्ग जो व्यापार के थे ये बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, तो क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया है इसकी आप अगर जो स्थिति देखेंगे तो वो ऐसी जगह पर है, क्योंकि अगर जो कुस्तुनतुनिया पर जो भी अपना अधिकार कर ले, आप देखिए, क्योंकि दो मार्ग फेमस हैं, एक स्थल वाला और एक जल वाला भी फारस की खाड़ी वाला। तो आप अगर जो फारस की खाड़ी से जाते हैं तब भी आपको तुर्की होते हुए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइनली कुस्तुनतुनिया जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जो स्थल खंड से जाएंगे तब भी जो है कुस्तुनतुनिया जाना पड़ेगा। तो कुस्तुनतुनिया पर जिसका अधिकार होता था, ये जो व्यापार है भारत के साथ में, या यूँ कह ले पूरब के साथ में व्यापार जो है, उस पर पूरा कंट्रोल उसका होगा, जिसका कंट्रोल किस पे होगा, कुस्तुनतुनिया पर होगा। ठीक है,
तो कुस्तुनतुनिया पहले देखिए क्या है, ये रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1453 में कुछ ऐसा हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत, उनका अधिकार हो गया। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत, पहले तो हम लोग क्या देख लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थिति क्या है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर जो आप अभी देखेंगे, अगर जो मैं ऐसे बनाऊँ, एक मैप ड्रॉ करूँ, तो मैप ड्रॉ करूँ तो अभी देखिए इधर ये वाला कौन सा है, तुर्की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ तुर्की, या इसका अभी नाम चेंज होके क्या हो गया है, तुर्कीये हो गया है। ठीक है, और ये जो यूरोप वाला जहाँ पर कुस्तुनतुनिया है, ठीक है, यहाँ पर अभी मैं यूरोप लिख रहा हूँ। हालांकि अभी आप अगर जो अभी वाला मैप देखेंगे तो वहाँ पर ये जो कुस्तुनतुनिया है या इस्तांबुल है ना, यहाँ पर भी टर्की का ही अधिकार है। लेकिन मैं प्राचीन काल वाला मैप आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या था समझ लीजिए, यूरोप था और इधर तुर्की था, और ये बीच में पानी भरा हुआ है, ये वाला, ये जो है बीच में पानी भरा हुआ है। और यूरोप के साइड में ये जो मैंने बनाया, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, और इसको, इसके 3 नाम ध्यान रखेंगे, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, या अभी इसको क्या कहते हैं, इस्तांबुल कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच में पानी है, और बीच में ये पानी है, और बीच में पानी जो है, इसके राइट हैंड साइड में एक सागर है। कौन सा सागर है, जिसको हम बोलते हैं काला सागर या ब्लैक सी। और इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो सागर है, मतलब भूमध्य सागर की तरफ जो सागर है, उसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो मरमरा सागर है। और ये जो पतली सी जो है रास्ता बन गया पानी वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो बोस्पोरुस जल संधि, ज्योग्राफी में कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट या बॉस्पोरस जल संधि क्या करती है, एशिया वाले तुर्की को, है ना, कुस्तुनतुनिया से अलग करती है, और काला सागर के पानी को मरमरा सागर के पानी से जोड़ती है। कोई भी आप जल संधि या स्ट्रेट पढ़ेंगे तो जल संधि या स्ट्रेट का मतलब ये होता है 2 स्थल खंडों को, 2 लैंड को अलग करना और 2 पानी को जोड़ देना। तो ये एशिया वाले तुर्की को कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल से अलग करता है, और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है बॉस्पोरस स्ट्रेट या बॉस्पोरस जल संधि। अब ये जो कुस्तुनतुनिया है, देखिए इसको लेके क्या हुआ, क्योंकि हमको पता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जब जन्म हुआ, ये जो अरब कंट्री हैं यहाँ पर, तब से लेके जो है इस्लाम धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। अब इस्लाम धर्म जब बढ़ने लगा तो जहाँ पर ये तुर्की है, यहाँ पर एक साम्राज्य है धीरे धीरे उठना उसने शुरू किया, उसका नाम है उस्मानिया सल्तनत, है ना, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत। ये जो उस्मानिया सल्तनत है, इसमें बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक राजा हुआ जिसका नाम था महमद सेकंड। महमद सेकंड उस्मानिया सल्तनत का राजा हुआ। सबसे पहले महमद को क्या किया गया, इनके जो पिताजी थे महमद सेकंड के, इनके पिताजी ने 13 साल की ही आयु में इनको गद्दी पर बैठाया था। लेकिन बाद में कुछ कारणों से जो है महमद सेकंड से उनके पिताजी ने गद्दी को वापस ले लिया,
और कुछ दिनों तक फिर क्योंकि ये उनके पिताजी का ये मानना था कि महमद सेकंड जो है अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, तो 13 साल की उम्र में महमद सेकंड को गद्दी उन्होंने दे दी थी। उसके बाद जो है उन्होंने फिर से गद्दी ले ली, और बाद में क्या हुआ कि जब महमद सेकंड के पिताजी की मृत्यु हुई तो फिर से महमद सेकंड को गद्दी मिली उस्मानिया सल्तनत की। ठीक है, और उस्मानिया सल्तनत का मतलब जो ये तुर्की है एशिया वाला, यहाँ पर थी उस्मानिया सल्तनत या उस्मानिया साम्राज्य। यहाँ पर क्योंकि जो महमद के पिताजी थे उन्होंने भी क्या किया था, ये जो कस्तुनतुनिया है या कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गए थे। और लगभग 23 बेमिसाल फ़ौजों ने क्या किया है, महमद सेकेंड के पहले कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण किया, लेकिन किसी ने भी विजय नहीं पाई। उसका रीज़न ये था क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया की स्थिति थी वो इस तरीके से थी, क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया है, इनकी जो दीवारें हैं, दीवारों को इस तरीके से बनाया गया था कि इन दीवारों को भेद करके जाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी। क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया है, यहाँ पर देखिए क्या है कि 5 दीवारें ऐसी ऐसी बनाई गई थी, 1 2 3 4 और 5, और 5 दीवारों के बाद में यहाँ पर खाई बनाई गई थी, पानी था यहाँ पर, और बाद में क्या था, खुला हुआ क्षेत्र था, इस साइड में खुला हुआ क्षेत्र था। और ये जो दीवारें थीं लगभग 22 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थीं। दीवारें बहुत मजबूत बनाई गई थीं, जो ये जो दीवारों की 5 परतें हैं। और अगर जो आप इनकी टोटल मतलब ये जो है पानी था, यहाँ पर खाई थी, और पानी से अगर जो सबसे अंदर वाली दीवार की आप अगर जो ऊंचाई नापें तो लगभग 30 मीटर थी, और पूरी अगर जो ये यहाँ से अगर जो ऊंचाई नापते तो ये 60 मीटर थी। ऊंचाई कह लें या गहराई कह लें, मतलब ये जो पानी है और जो खुला स्थान है ये 60 मीटर गहराई पर था, और ये जो दीवारें थीं ये ऊंचाई पर थीं, और बीच में खाई पड़ती थी। तो किसी को भी जब कुस्तुनतुनिया पर जब वो अटैक करता था तो वो, क्योंकि वो नीचे होता था, और यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो शासक थे, और जिस टाइम पर महमद सेकंड उस्मानिया सल्तनत का राजा था, उस टाइम पर ये जो कुस्तुनतुनिया है, या कह लें कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य, या यूँ कह लें कि बैजंतिया जो साम्राज्य है, उसके राजा थे कॉन्स्टेंटीन 11। तो कॉन्स्टेंटीन 11 का जो है यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। तो यहाँ पर जो भी अटैक करता था तो कभी भी इन दीवारों को कोई भेद नहीं पाया, और बहुत सारे जो राजा हुए वो लगभग 23 जो है फ़ौजें या 23 राजाओं ने यहाँ पर इसको जीतने की कोशिश की, कुस्तुनतुनिया को या कॉन्स्टेंटिनोपल को। सबको हार का ही मुंह देखना पड़ा। लेकिन महमद सेकंड जो था उसने बचपन से ही सिकंदर की तरह जो है उसका सपना था कि कभी मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतूंगा। और जब वो बड़ा होता है, उस्मानिया सल्तनत का सम्राट बनता है, तब वो क्या कर देता है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर चढ़ाई कर देता है। कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब वो चढ़ाई करता है तो आप जब इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस टाइम उसने 70 तोपों के साथ में यहाँ पर चढ़ाई की, कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया। उस टाइम पर इतनी तोपें किसी के पास ऐसा कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ था। उसने जो है आप जब हिस्ट्री की किताबों को उठा के देखेंगे, उस टाइम का सबसे बड़ा आक्रमण उसने किया 70 तोपों से। और ये जो 70 तोपें थीं, इसमें से एक जो है सबसे बड़ी तोप बनाई गई थी मेनली इन दीवारों को भेदने के लिए, और उस तोप को बनाया था हंगरी का एक जो है तोप बनाने वाला इंजीनियर था, उसने बनाया था। और वो जो तोप थी वो कम से कम 9 मीटर लंबी थी, और 9 मीटर जो तोप लंबी थी, और उसकी जो दीवारें थीं तोप की 20 सेंटीमीटर मोटी कांसे की बनी हुई उसकी दीवारें थीं, और उस तोप का स्पेशल नाम रखा गया था बेसिलिका। तो जो बेसिलिका तोप है उसमें कम से कम आधे टन का गोला लगता था, और ये जो तोप है बहुत सारे चर्च की घंटियों को पिघला के ये तोप बनाई गई थी। तो बेसिलिका तोप 9 मीटर लंबी, उसको सैकड़ों बैल जो है उन तोपों को खींचते थे। 70 तोपें, एक बेसिलिका जो 9 मीटर लंबी है, विशालकाय तोप, उसके साथ जो है महमद ने इन जो है दीवारों को भेदने की कोशिश की। और फाइनली हुआ ये
अप्रैल अप्रैल 1453 में उसने आक्रमण किया। बहुत दिन तक सारा कुछ चलता रहा, लगा कि जो है ये दीवारें नहीं भेदी जा सकेंगी, लेकिन फाइनली जो है महमद सेकेंड ने कस्तुनतुनिया को जीत लिया। और उस टाइम पर क्या था कि ये जो है ये चीज़ उस टाइम पर बहुत चर्चित थी कि जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेगा, जो भी सम्राट जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतेगा, अगले 300 सालों तक वो इतिहास का रुख मोड़ देगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि इतिहास का रुख मोड़ना तय है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया की स्थिति ही ऐसी है। जिसने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, उसका पूरा का पूरा पूरब के साथ जो व्यापार पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो महमद सेकेंड है, उस्मानिया सल्तनत का राजा, और यहाँ पर एक बार देख लो, उस्मानिया सल्तनत महमद सेकेंड वर्सेस पश्चिमी रोमन साम्राज्य या बैजंतिया साम्राज्य के जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन 11। तो कॉन्स्टेंटाइन 11 जो है वो हार गए, उनकी मृत्यु हो गई, और इसी के साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया। और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जैसे ही कब्जा हुआ तो ये जो महमद सेकेंड है उसने जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, कुस्तुनतुनिया कर दिया, है ना। तो कुस्तुनतुनिया, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी दो दो नाम होते हैं, तो यहाँ पर कुस्तुनतुनिया जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, और अभी इसको क्या कहा जाता है, इस्तांबुल कहा जाता है। तो ये ठीक है। जब महमद या उस्मानिया सल्तनत का यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो अब क्या होगा। महमद सेकेंड ने क्या किया, महमद सेकेंड ने यहाँ पर व्यापार जो भी भारत से या पूरब के देशों से जो भी व्यापार करके सामान लाया जाता था उस पर टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। क्योंकि उसका मोटिव क्या था, ये जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग हैं उनको व्यापार से फ़ायदा ना हो, इस वजह से स्थल वाला जो मार्ग है, बढ़े हुए टैक्स या बढ़े हुए करों की वजह से ये लगभग रुक सा गया। अब यहाँ पे ये वाला जब मार्ग रुक जाएगा तो दूसरा वाला मार्ग बचा कौन सा, दूसरा वाला जो फारस की खाड़ी वाला, वो इराक जाना पड़ेगा, टर्की जाना पड़ेगा। लेकिन फाइनली वहाँ टर्की जाके भी आप कहाँ पर जाएंगे, कुस्तुनतुनिया ही जाएंगे, ठीक है। या कुस्तुनतुनिया नहीं जाएंगे तो टर्की जाके भूमध्य सागर में नावों को उतारेंगे, तब आप पश्चिमी रोमन साम्राज्य पहुँचेंगे, लेकिन तुर्की आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है उस्मानिया सल्तनत ही कंट्रोल कर रही है पूरे तुर्की को, ठीक है। अगर जो आप अरब देश में भी जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अरबों का कंट्रोल यहाँ पर ज़्यादा था। अगर जो आप अपना सामान लेके अरब देशों में जाते हैं तो अरब जो देश के जो व्यापारी हैं वो मनमाने ढंग से जो है चीज़ों को बेचेंगे। मतलब अरब के व्यापारी क्या करेंगे, भारत से सामान लेके जाएंगे अपने यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो कहाँ पर, भूमध्य सागर से होते हुए इटली को प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन मनमाने दामों पर, ठीक है। लाल सागर वाला जो ये है, ये क्योंकि कोहरे की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो इधर से जो व्यापार है ये रुक सा गया। अब पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो व्यापार कैसे करें, स्थलखंड से जा नहीं सकते। अगर जो फारस की खाड़ी से जाएंगे तो टर्की होते हुए अगर जो जाएंगे तब भी नहीं बनेगा, उस्मानिया सल्तनत यहाँ पर बैठी है। अगर जो अरब देश में सामान लाते हैं तो अरबों का जो यहाँ पर एकाधिकार था, अरब जितने दामों में माल बेचेंगे उतने दामों में माल खरीदना पड़ेगा। लाल सागर से होते हुए जा नहीं सकते क्योंकि कोहरे की वजह से वो जो मार्ग है वो दुष्कर है। कहने का मतलब ये जो मार्ग थे ये सारे के सारे जैसे ही 1453 ईस्वी में, ये डेट याद रखना 1453, 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया, तब ये सारे मार्ग रुक से गए। अब अगर जो ये मार्ग रुक से गए तो फिर क्या है कि दूसरे मार्गों की खोज होगी। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर दूसरी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरे मार्गों की जो खोज होगी, तो खोज के पहले तो हमको कारण जानने हैं कि आखिर दूसरे मार्गों की जो खोज है वो क्यों हो रही है। यूरोप के जो लोग हैं वो भारत के साथ व्यापार करने के इतने ज़्यादा इच्छुक क्यों हैं। तो दो तीन चार हम लोग अभी देखिए कि कारण जानते हैं। पहली बात, पहला कारण क्या है कि जो पूरब की धन संपदा है, पूरब की
धन संपदा की जो कहानियां हैं वो जो है यूरोप के लोगों ने बहुत सारी सुन के रखी थी, क्योंकि पूरब में बहुत ज़्यादा धन है, वो तो स्वर्ग है। और ये जो कहानियां हैं, ये मार्को पोलो नाम का एक यात्री हुआ, मार्को पोलो। और ये जो मार्को पोलो नाम का यात्री हुआ, इसने क्या किया था, इसने चीन की यात्रा की थी। तो चीन की जब यात्रा ये करने के लिए आया और इसने जो है अपनी किताबें लिखी, तो उन किताबों में बताया कि पूरब जो है, पूरब के देश वो बिल्कुल सोने चांदी से भरे हुए हैं। तो ये सारी कहानियाँ सुन के जो यूरोप के जो देश हैं, उनके मन में आया कि भाई भारत या पूरब के साथ हमको व्यापार करना ही करना है। उनकी इच्छा और बढ़ गई पूरब के साथ व्यापार करने की। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण देखिए क्या था, क्योंकि अब कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया है? वो उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया है, या यूं कह लें कि इस्लाम का अधिकार हो गया है, मुसलमानों का अधिकार हो गया है। अब इस्लाम का जब अधिकार हो गया है तो यहाँ से अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये जो यूरोप या रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं, वो जब भी दूसरे क्षेत्र जीतते जाते थे तो वहाँ वहाँ पर क्या है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करते जाते थे। लेकिन अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहाँ पर अब उस्मानिया सल्तनत आ गई है, तो अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो पूरब या यूरोप के पूरब में नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब दूसरे जो है हमको देश खोजने पड़ेंगे, दूसरे लोग खोजने पड़ेंगे जहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो दूसरा जो है कारण क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया जाए? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए क्या है, दूसरे देशों की, दूसरे लोगों की खोज करनी है। और सीधी सी बात है, जब पूरब में अगर जो इनका व्यापार स्थापित हो जाए या यूरोप के लोग पूरब में आ जाएं, तो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण देखिए कौन सा था। जब तीसरा कारण आप देखेंगे तो उसमें ये आएगा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और जो 16वीं शताब्दी है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ क्या, ये जो मुद्रण है और नक्शा बनाने की जो तकनीक है, मुद्रण और नक्शा। मुद्रण का मतलब क्या होता है? मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग का विकास हो गया, नक्शा बनाने की तकनीक का जब विकास होगा, ये सारी जब तकनीक आ गई, इसके साथ साथ में देखिए क्या हुआ, अब जब मुद्रण या नक्शा बनाने की तकनीक जब आएगी, तब जब चीज़ें लिखी जाएंगी, वो जब लिखी जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो विचार पहुँचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विचार पहुँचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में आएगा कि हाँ भाई, पूरब के साथ व्यापार किया जाए। अगर जो पूरब इतना जो है सोने चांदी से भरा हुआ है, वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी हो सकता है। ठीक, 15वीं 16वीं शताब्दी में और भी कई सारे खोजें हुई, और उसमें देखिए कंपास और बारूद। कंपास का मतलब क्या होता है? जिससे दिशा जो है वो जानी जा सके। तो कंपास और बारूद, इनकी भी खोज हो गई। तो ये सारी जो खोजें हैं, इन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में नक्शा अगर जो लोगों ने बना लिया, प्रिंटिंग प्रेस से नई नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन या दिशा लोगों को सही से पता चलने लगी। और अगर जो कोई रास्ते में अगर जो कोई संकट आता है कहीं जाते समय, तो बारूद इनके पास है। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि ये लोग नए नए व्यापारिक मार्ग, यूरोप के जो देश है वो नए नए व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए आगे आए। अब नए नए व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए ये लोग जो आगे आए हैं, तो ये जो अभी मुद्रण, नक्शा, कंपास, बारूद, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये आ क्यों रही हैं? क्योंकि इसी टाइम पर देखिए यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का काल। ये पुनर्जागरण का काल क्या होता है? चौथा कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। और फिर से जागने का देखिए मतलब क्या है, पहले जो यूरोप के लोग थे, वहाँ पर जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो मानव केंद्रित थी।
मानव केंद्र में होता था कि सब चीज़ भाई मानव कर रहा है। लेकिन बीच में ऐसा काल आया जहाँ पर लोगों की जो थिंकिंग हो गई वो कैसी हो गई, ईश्वर केंद्रित हो गई। ठीक है, अब ईश्वर केंद्रित जब हो गई कि सारा चीज़ जो है ईश्वर ही करता है, मानव कुछ नहीं करता है, लोगों के दिमाग में सिर्फ अगर जो कोई भी क्वेश्चन उठे तो ईश्वर ऐसा कर रहा है, ईश्वर ने ऐसा चाहा है इसलिए ऐसे हम हैं। तो ये वाली जब थिंकिंग आ गई बीच में, तो इस टाइम पर समझ लीजिए समाज जो है पूरा सो गया था। जब थिंकिंग मानव केंद्रित थी तो समाज जगा हुआ था, और जब थिंकिंग ईश्वर केंद्रित हो गई तब समाज सो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब मोहम्मद सेकंड ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। और यहाँ पर पहले जो चीज़ें चलती थीं वो क्या चलती थीं कि भाई जो है ईश्वर जो है हमारी रक्षा कर रहा है, और जब तक ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है हमको कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता। लेकिन मोहम्मद सेकंड ने इसको जीत लिया तो लोगों के जो मन में क्वेश्चन आया, जो ईसाई लोग थे उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल को दूसरे ने कैसे जीत लिया, हमारे ईश्वर ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की, क्यों नहीं हमको बचाया। लोगों के मन में जो है सवाल जवाब क्वेश्चन आ गए। अब ये जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में उठने लगे, साथ साथ में क्या हुआ, जब यहाँ पर अटैक किया गया तो यहाँ से जो विद्वान थे, कलाकार थे, वो सारे जो भाग भाग के पश्चिम जो यूरोप है, खासकर जो इटली है, यहाँ पर आके बस गए। अब जब यहाँ पर वो विद्वान, कलाकार, साहित्यकार सारे लोग जब इटली में भाग के आ गए तो वो अपने साथ बहुत सारी किताबें लाए, बहुत सारा साहित्य लाए, बहुत सारी जो है पेंटिंग्स, वो सारी चीज़ें लाए। और फिर उन किताबों का और उन पेंटिंग्स का, साहित्य का उन्होंने अध्ययन शुरू किया। जब अध्ययन शुरू किया तब क्या हुआ, फिर से जो है समाज कैसा होने लगा, समाज होने लगा मानव केंद्रित। लोगों के मन में आने लगा कि भाई ईश्वर है, ठीक है, लेकिन अगर जो चीज़ें सही करना है तो हम इंसानों को ही करना है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की इच्छा है, ये नहीं कह सकते। तो पहले समाज जगा हुआ था, बीच में समाज सो गया, अब समाज फिर से जग गया। तो पुनर्जागरण, पुनः जागना, फिर से जग गया। तो ये जो फिर से जो है, जब ये इस पर अटैक हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया, उसके बाद यूरोप में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव केंद्रित सोच का विकास होना शुरू हो गया, और इसको कहते हैं यूरोप में पुनर्जागरण का काल। तो जब पुनर्जागरण का ये जो काल आया, इसने क्या किया, इसने 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस, नक्शा बनाने की तकनीक, कंपास, बारूद और हल्के हल्के जो पानी में तैरने वाले जहाज हैं, इन सब चीज़ों का विकास होना शुरू हो गया। जब इन सब चीज़ों का विकास होना शुरू हो गया तो यूरोप के, ये जो पश्चिमी यूरोप के कंट्री हैं, इन्होंने सोचा कि भाई अब इस मार्ग से नहीं जाया जा सकता, अब हमको भारत जाने के लिए या पूरब के देशों को जाने के लिए दूसरे मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। और दूसरे मार्ग की खोज करने के लिए जो दो देश हैं, तो फिफ्थ कारण मैं लिख रहा हूँ कि सक्षम शासक, सक्षम शासक। सक्षम शासक का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर जो आपके यहाँ का शासक, या यूँ कह लें आज के संदर्भ में जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते हैं, अगर जो वो सक्षम हैं, उनके अंदर अगर जो एक इच्छा शक्ति है किसी भी चीज़ को लागू करने का, तो आपका देश आगे निकल जाएगा। तो इस टाइम पर कुछ सक्षम शासक हुए, और वो जो सक्षम शासक हुए, खासकर दो देशों ने बहुत रुचि ज़्यादा दिखाई। और वो जो दो देश थे वो कौन कौन से, देखिए यहाँ पर, स्पेन और पुर्तगाल। ये मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल के शासक ने ये सोचा कि हमको भाई देखिए पूरब के साथ या भारत के साथ व्यापार करना है, और इसके लिए हमको अब ये वाला रास्ता तो छोड़ना पड़ेगा, हमको दूसरा रास्ता खोजना है। और दूसरा रास्ता किधर से खोजा जाना था, ये देखिए, मैंने नॉर्थ अमेरिका बनाया है, साउथ अमेरिका बनाया है, और बीच में ये जो पानी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अटलांटिक सागर। तो अटलांटिक सागर होते हुए अफ्रीका
ये जो महाद्वीप है इसके पश्चिमी तट पर होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए मेडागास्कर, और मेडागास्कर से हिंद महासागर, और हिंद महासागर से भारत, यहाँ तक आना था उनको। तो ये दूसरा जो ये पानी वाला जो मार्ग है ये खोजना था। और इस खोज में क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई, तो आप देखेंगे जो सबसे पहले जो खोजें हुई हैं वो स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने ही की हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कि स्पेन और पुर्तगाल, क्योंकि ये जो नई नई खोजें हुई भारत को आने के लिए, ये दोनों देश अग्रणी रहे उसमें, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई। यूरोप के जो दूसरे देश है वो इटली जो है इनके एकाधिकार को भी तोड़ना चाहते थे, क्योंकि पहले जो व्यापार होता था वो सारा का सारा जो व्यापार होता था भारत के साथ में, वहाँ पर क्या होता था कि मेनली जो है वो इटली को सामान पहुँचाया जाता था और इटली से बाकी के यूरोपियन देशों को पहुँचाया जाता था। तो इस वजह से इटली में जो रोम है, वेनिस है, कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, ये वाले जो सिटी हैं ये ज़्यादा अमीर हो गए थे, यहाँ के व्यापारी ज़्यादा अमीर हो गए थे। तो ये जो इटली में जो रोमन साम्राज्य का यहाँ पर शहर है, वेनिस है और जिनेवा है, इन सबसे दूसरे जो यूरोपियन देश के लोग हैं, यूरोपियन देश के व्यापारी हैं, उनको जलन होने लगी और उनको मन ही मन में उन्होंने सोचा कि कैसे भी इनके एकाधिकार को हमको तोड़ना है। क्योंकि पहले क्या है कि भारत से जब भी वस्तुएं आती थीं तो यहाँ के व्यापारियों को पहुँचाई जाती थीं और यहाँ के व्यापारी मनमाने दामों पर बाकी के यूरोपियन देशों को बेचते थे। इसी वजह से इटली के एकाधिकार को भी तोड़ना था और इसमें जो है स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक हैं उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। और स्पेन के शासक ने क्या किया कि बहुत सारे जो है जहाजी बेड़े रवाना किए, जिसमें कि कोलंबस, स्पेन का जो कोलंबस था उसने क्या किया, वो भारत को खोजने के लिए निकला। लेकिन भारत को खोजने के लिए निकलते निकलते अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते करते वो कहाँ पर पहुँच गया, वो अमेरिका पहुँच गया। तो कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो खोज तो भारत की करना चाहता था लेकिन उसने जो है वो अमेरिका पहुंच गया। अब यहाँ पर जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का जो शासक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्रिंस हेनरी, ये एक्चुअली पुर्तगाल के राजकुमार थे। तो प्रिंस हेनरी का दूसरा नाम क्या है, द नेविगेटर। नेविगेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, जो जहाजी बेड़े हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा रियायतें दी कि आप कैसे भी करके दूसरे देशों को खोजें, दूसरे देशों को नया नए जो मार्ग हैं उनके द्वारा दूसरे देशों को आप खोजें, और उसके लिए बहुत सारी सहायता इसने प्रोवाइड करवाई। इस वजह से इसको द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल का राजकुमार था। और ये जो राजकुमार था इसने क्या किया, इसने जो है नक्शा तैयार करवाया। क्योंकि देखिए अफ्रीका जो है, अफ्रीका तो यूरोप के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, तो अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में तो पुर्तगाल के जो लोग हैं उनको जानकारी थी। और उन्होंने क्या किया, जो ये जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है इसका नक्शा तैयार करवाया। किसने नक्शा तैयार करवाया, तो प्रिंस हेनरी ने, ये ध्यान रख लो। तो अफ्रीका का नक्शा तैयार करवाया प्रिंस हेनरी ने। और अफ्रीका के ये जो नक्शा जब तैयार हो गया तो पुर्तगाल में एक इंसान था जिसका नाम था बार्थोल्यूमो डियाज। बार्थोल्यूमो जो डियाज है ये 1487 में निकला यहाँ पर नक्शे की सहायता से, और अटलांटिक महासागर को अटलांटिक महासागर में होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए ये पहुंच गया यहाँ पर, बिल्कुल जो दक्षिण में इसकी टिप है अफ्रीका महाद्वीप की। और ये जो टिप है इसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। कौन पहुंच गया केप ऑफ गुड होप, बार्थोल्यूमो डियाज। और ये कहाँ का था, ये था पुर्तगाल का। और 1487 में जो है जब ये यहाँ पर पहुँचा तो उसने इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप, या इसको हम बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप।
ये केप ऑफ गुड होप अभी साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि इसके आगे ये नहीं गया और बाद में बार्थोलोम्यू डियाज क्या हुआ, वो वापस हो गया पुर्तगाल को 1488 ईस्वी में। 1488 में ये क्या हो गया, वापस हो गया पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज ने जब ये यात्रा की तो कम से कम पुर्तगाल के लोगों को ये तो जानकारी हो गई कि हाँ ठीक है भाई, पूरे अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए दक्षिणी टिप पर पहुंचा जा सकता है। तो पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि बिल्कुल दक्षिण वाला बिंदु कहाँ पे है, इसका नक्शा भी नहीं था अफ्रीका के पश्चिमी जो तट है उसका। अब लोगों के मन में जिज्ञासा उठी कि शायद अब हम जो है पूरब के देशों को पहुंच सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर पता किसी को नहीं था कि हम पहुंचेंगे, किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तब पहुंचेंगे। लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और इससे जो है इच्छा शक्ति पुर्तगाल के लोगों की मजबूत हुई। और बाद में क्या हुआ कि एक और जहाजी बेड़ा भेजा गया, किसके नेतृत्व में, वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुर्तगाल की तरफ से। 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा अपने जहाज़ों के साथ में पुर्तगाल से निकलता है और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए ये केप ऑफ गुड होप तक आ गया। केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू डियाज भी आ चुका था। अब इसके आगे वास्को डिगामा को नहीं पता था कि हमको किधर जाना है, भारत किधर पड़ेगा, पूरब के देश जो हैं इंडोनेशिया वगैरह किधर पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको क्या हुआ कि एक जो है अब्दुल मनीद नामक व्यक्ति मिला, अब्दुल मनीद। और ये जो अब्दुल मनीद मिला, इसको जानकारी थी भारत की, है ना। तो अब्दुल मनीद को क्योंकि जानकारी, ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, है ना, शायद गुजरात का रहने वाला था। और क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो तो व्यापार करते ही थे भारत के साथ में, तो अरब लोगों का जब भारत के साथ में व्यापार था तो हिंद महासागर के बारे में लोगों को जानकारी थी। और वही एक इंसान अब्दुल मनीद जो है वो मिलता है वास्को डिगामा को, तो वो जो है उसको बताता है कि आप ये हिंद महासागर को ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए अगर जो जाएंगे तो आप भारत पहुंच जाएंगे। और अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डिगामा जो है वो केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ आगे बढ़ता है हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए और वो पहुंच जाता है भारत। भारत में देखिए कि ये जो इंडिया है, इंडिया एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और जो भारत पहुँचता है तो देखिए कब पहुँचता है, 17 मई 1498 को वो भारत पहुँचता है। 1497 में वो निकला था पुर्तगाल से। जो ये इंडिया है, इंडिया पहुँचता है तो इंडिया का ये जो वेस्ट वाला तट है, पश्चिम वाला तट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट। और ये वाला जो पूरब वाला जो तट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो सीधी सी बात है, जब इधर से आएगा तो किस तट पे आएगा, मालाबार तट पे आएगा। और मालाबार तट पे वास्को डिगामा जो है केरल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, कालीकट। और कालीकट का जो प्रेजेंट में नाम है वो है कोझीकोड। तो कालीकट या यूं कह लें कि कोझीकोड में कब आया, 17 मई 1498 को। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कोझीकोड। तो कोझीकोड या कालीकट में, और ये है कहाँ पर, तो ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ। कोझीकोड कहाँ पर है, केरल में है। यहाँ पर वास्को डिगामा आया 17 मई 1498। और यहाँ पर क्या था कि एक शासक हुआ करता था जो कि उपाधि धारण करता था जमोरिन की, जमोरिन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब वास्को डिगामा कालीकट आया तो उसके आने पर यहाँ पर किसने उसका स्वागत किया, तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया कि हाँ भाई ठीक है, आप आए हैं और आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। और वास्को डिगामा यहाँ पर जमोरिन ने क्योंकि उसको जो है कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर उसने बहुत सारा जो है मसाला इकट्ठा किया, मेनली काली मिर्च इकट्ठा किया। और काली मिर्च इकट्ठा करके फिर से वो इसी रास्ते से होते हुए ऐसे होते हुए और कहाँ पर पहुँच जाता है, पुर्तगाल पहुँच जाता है। और पहले ही व्यापार में जितनी उसकी लागत आई थी उससे 60 गुना ज़्यादा उसने मुनाफा कमाया। अब इस चीज़ को देखते हुए
दूसरे जो देश हैं उनके भी मन में आएगा, क्योंकि अब सबको मार्ग तो पता, जब पुर्तगाल को मार्ग पता चल गया तो धीरे धीरे दूसरे जो यूरोप के देश हैं उनको भी ये मार्ग पता ही चल जाएगा। तो धीरे धीरे दूसरे जो देश हैं वो भी इंडिया में आना शुरू करेंगे। और इंडिया में जब आना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, उसके बाद दूसरे जो देश हैं वो आएंगे। और दूसरे देश आएंगे, उसके पीछे का रीज़न जो है, कारण कुछ और भी हैं। जैसे कि जब पश्चिम के, जब आप देश पश्चिम का ये जो यूरोप है, यहाँ पर क्या होगा, जब औद्योगिक क्रांति आएगी या इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा लगने लगेंगी, तब इन देशों को क्या होगा कि रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल या कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। कच्चा माल अब कहाँ से लाएं? तो उनको किसी ऐसे देश की ज़रूरत होगी जहाँ पर कच्चा माल पाया जाए। तो कच्चे माल की खोज के लिए भी बहुत सारे देश जो हैं निकलेंगे आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कि ये सारे जो हैं यूरोपियन जो कंट्री हैं वो इंडिया में सारे लोग आए। और थोड़ा सा ये देखिए कि कब कब मतलब जो है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले तो आपको पता है कौन आया है भाई, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए हैं। उसके बाद कौन आया है? उसके बाद आए हैं डच, और उसके बाद आए हैं अंग्रेज, और फिर आए हैं डेनिस, और फिर जो आए हैं वो फ्रांस के लोग आए हैं। और फिर उसके बाद भी लिखूं तो फिर स्वीडिश आए हैं, स्वीडिश। तो ये आने का क्रम है। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर हमारे यहाँ पर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिस आए, फ्रांसीसी आए, और स्वीडन के लोग आए। तो ये रहा आने का क्रम। पुर्तगाली जब यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने जो है लगभग 150 साल जो है उन्होंने एक छत्र अपना जो है शासन स्थापित किया। और पुर्तगालियों का भारत पर नियंत्रण तब तक रहा जब तक अंग्रेज़ों ने आकर पुर्तगालियों को खदेड़ नहीं दिया भारत से। तो अब जो अगला हमारा जो लेक्चर आएगा वो कौन सा आएगा कि ये जो कंपनियां जो बनी, पुर्तगाली लोगों ने बनाई, डच लोगों ने बनाई, अंग्रेज़ लोगों ने बनाई, इन सब ने कंपनियां कैसे बनाई, कैसे कैसे भारत आए, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वाली हम लोग उसमें सीखेंगे। तो देखिए ये जो लेक्चर है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जो आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब तब भी आपको यहाँ से लिख पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव अगर जो क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोग यहाँ से लिख पाएंगे। आप लोग देखिए, और अगर जो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है वीडियो में, या कोई चीज़ आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं समझ में आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और जल्द ही हम लोग हिस्ट्री की जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए हम लोग आगे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।